हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई सोहम गुप्ता, आई एम योर फर्स्ट प्रॉप स्टूडेंट एट के लखनऊ। और इस वीडियो में यार आई हैव ऑनर टू इंट्रोड्यूस टू यू मिस्टर आदित्य सिंह। तो मैं बेसिकली यार आदित्य के साथ इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा जो क्राउड होता है वो ड्रॉपर्स का होता है, और ड्रॉपर्स टू टॉपर्स का जो ट्रांजिशन आदित्य का है यार, ठीक है, इससे आप बहुत कुछ रिलेट कर पाओगे, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। क्योंकि यार ज़्यादातर जो मेरे व्यूवर्स हैं यार वो ड्रॉपर्स हैं, ठीक है, राइट, यहाँ तक। एंड आल्सो आदित्य जो इतना बड़ा जंप ला पाएँ, 475 मार्क्स इन फर्स्ट अटैम्प्ट टू 686 मार्क्स इन फोर्थ अटैम्प्ट। तो यार ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंस्पिरेशन होने वाली है, ठीक है, क्योंकि यार फोर्थ अटैम्प्ट में इतना ज़्यादा मार्क्स लाना मतलब कि काफ़िल तारीफ़ है, ठीक है। तो यार इस वीडियो के एंड तक बने रहना, और अगर इस चैनल पे तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो यार अब जो है आदित्य बात करेंगे। आदित्य, ओवर टू यू, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सबसे पहले शोम भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने मंच पे मुझे मौका दिया है बोलने का। थैंक यू। और रही बात नीट की, तो इस बार मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था और नीट 2023 में मैंने 686 स्कोर किया है, और मेरी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 968 है। और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, जैसा आप लोग जानते हैं, और काफी अप्स डाउन मैंने अपनी जर्नी में देखे। थ्रू आउट प्रिपरेशन में मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, और ये गोरखपुर की एक मतलब पूर्वांचल के सबसे नामी संस्थान गुरुकुल पाठशाला से मैंने तैयारी की। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं भी उसी कोचिंग से हूँ। हाँ, अच्छा, हाँ भैया, तो इसी से हमारा संपर्क भी हो पाया, और आपका हम उदाहरण हमारे सर लोग काफी दिया करते थे। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिसको इंस्पिरेशन मान के पढ़ा, आज उनके साथ इंटरव्यू का मौका मिला। तो धन्यवाद मुझे मौका देने। थैंक यू। तो यार आदित्य, अच्छा ये बताओ, अपना माइंडसेट बताओ कि मतलब कि जब तुम्हारा ड्रॉप ईयर चल रहा था, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट में, तो उस ड्रॉप ईयर के बारे में शेयर करो कुछ, कि मतलब कि बच्चों को बताओ मतलब कि ऐसे तुम इतना अटैम्प्ट देने के बाद भी मतलब तुम फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, ठीक है, आप कैसे मोटिवेट रहते थे। जिस प्रकार से ड्रॉप्स बढ़ते जाते हैं, सिलेबस कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ लगता है, आसान लगता है, पर कहीं ना कहीं जो एक कैंडिडेट होती है उसके ऊपर जो एक प्रेशर होता है, चाहे सोसाइटी का या फैमिली का या पीयर प्रेशर जो होता है, साथ के लड़के कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आप पीछे होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। दुनिया का ही पर्याय कष्ट है, तो कष्ट झेलना पड़ता है, परंतु उसका परिणाम भी बहुत मीठा मिलता है अगर आप लगे रहते हैं और पूर्ण जोश के साथ तैयारी करते हैं। तो आदित्य, अच्छा ये बताओ कि जब तुम फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब कि क्या गलती कर रहे थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, कि फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, ठीक है, फिर क्या गलती की है सेकंड अटैम्प्ट में जो तुम थर्ड अटैम्प्ट में भी रिपीट किए, वो चीज़ शेयर करो, मतलब क्या कहना चाहोगे इस बारे में। सर्वप्रथम एक होता है कि 12वीं पास करने के बाद आदमी अपना सबसे पहले रुझान कोटा की तरफ करता है, तो मैं भी भीड़ में शामिल होकर कोटा गया। एलन में नाम नहीं लेना चाहिए संस्थान का, बड़ी संस्थान से जुड़ा, और ये था कि वहां पे उस भीड़ में मैं भी कहीं गुम हो गया। और जो एक मुख्य जो एम्फेसिस होता है तैयारी करने वाले छात्र का, खासकर यदि वो नीट का तैयारी कर रहा है, तो एनसीईआरटी पे फोकस होना चाहिए। और ये बात वहां पे मुझे नहीं पता चली, और अध्यापकों ने ये बताना जरूरी भी नहीं समझा। हम कहीं ना कहीं मॉड्यूल के जंजाल में फंस गए, और उसी के कारण जब हम जैसे एवरेज स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो रिवीजन के टाइम में काफी दिक्कत होती है। एनसीईआरटी खुद में बहुत संक्षिप्त किताब है, तो उसको रिवाइज करना आसान होता है। तो पहले 2 अटेम्प्ट्स मेरे यही समझने में चले गए कि एनसीईआरटी पे ध्यान देना है। और तीसरा अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो मतलब अच्छा ये बताओ, तुमने शुरुआती कोचिंग कहाँ से किया था, एलन से किया था? शुरुआती मैंने पहला जो अटेम्प्ट दिया था वो एलन से तैयारी करके मैंने दी थी। उसके बाद मैं गोरखपुर आया, और यहाँ पे मेरी एक दीदी थी, वो सिलेक्टेड थी, तो उनके संपर्क से मैं गुरुकुल पाठशाला आया, और पहला साल मैंने यहाँ पे तैयारी की। तो बहुत कम नंबर से 512 थे जब मेरे यहाँ आया था। उसके बाद यहाँ पे लोगों ने मुझ पे काम किया, मैंने भी थोड़ा मेहनत किया। उतना सही डायरेक्शन में मैं मेहनत नहीं कर पाया, गलती मेरी थी, इस कारण मैं 581 पे मतलब मेरे अंक आकर रुक गए। काउंसलिंग कराया पर अंत तक कुछ सीट नहीं मिला। थर्ड अटेम्प्ट में तुम्हारे 581 नंबर थे? जी, तीसरे अटेम्प्ट में मेरे 581 नंबर थे, 30,000 के लगभग। सेकंड अटेम्प्ट में 512 नंबर थे। अच्छा, तो ये बताओ कि मतलब तो क्या चीज़ तुम जो है इस बार जो है रिपीट नहीं किए, जिससे तुम्हारा जो इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब क्या जो टॉपर्स हैं, मतलब तुम क्या कहना चाहोगे, जो या जैसे कि जो टॉपर्स होते हैं यार, जैसे जैसे टॉप ईयर बढ़ता है
वैसे ही पीयर प्रेशर बढ़ता रहता है, फैमिली का, सोसाइटीज़ का, ठीक है, कोचिंग का भी प्रेशर बढ़ता है। और भी जो होते हैं कि आपके जैसे आपके फ्रेंड जो हैं, हर साल आपके फ्रेंड जो है सेलेक्ट हो रहे हैं और आप उसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या उसी मतलब कि उसी जगह पे हैं। तो मतलब इसको कैसे तुम इसको इस प्रेशर को कैसे मतलब कि तुम अपने आप को इससे जो है अपने आप को जो है मोटिवेट किए और फिर अपने आप को जो है उसी स्पीड से और उसी लय से जो तुमने पढ़ाई स्टार्ट किया, कैसे किया? यही ये मेरा सौभाग्य था कि मैं अंत में सही संस्थान में आया। और पिछले वर्ष जब मेरे 581 अंक मैंने प्राप्त किया, तो ये था कि बहुत एक उदासी का माहौल था। उदासी का माहौल था कि इतना करीब पहुंच के अब मन नहीं था कि नहीं करेंगे तैयारी। हो और जाएगा कहीं ना बिल्कुल। कहीं उम्मीद भी थी कि कोई ना कोई कॉलेज अंत तक मिल ही जाएगा। तो माता पिता से बात की, माता पिता ने कहा कि नहीं, यदि इतना करीब पहुंचे हो तो तैयारी करो। और फिर यहाँ पे हमारे गुरुकुल पाठशाला के डायरेक्टर शशिकांत राय सर, उन्होंने भी कहा कि जो भी होगा अच्छे के लिए होता है और जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए हार मत मानो। तो मैंने तुरंत परीक्षा के बाद मैं तैयारी में जुट गया था। मैं काउंसलिंग का मैंने इंतजार नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर नहीं मिलेगा तो समय बर्बादी है। तो जैसे अब यही होता है कि जैसे जैसे अटेंडेंस बढ़ते जाते हैं और आप एक ही जगह पे पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक झिझक आ जाती है कि फिर उसी जगह जाओ बैठो। पर कोचिंग संस्थान में माहौल ऐसा था, सर लोग जैसे ड्रॉपर्स के अलग बैच थे, उस पर खास ध्यान भी दिया जाता था। सब पे समान ध्यान दिया जाता है, पर एक ड्रॉपर्स पे कहीं ना कहीं उनको मतलब जो कमियां हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाता है। और यहाँ तुम एनसीईआरटी को हम लोग कैसे पढ़ते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी को हम लोग कैसे पढ़ते थे, कितना आवर जो बायो को देते थे, कितना आवर जो केमिस्ट्री को देते थे, और फिजिक्स को कैसे सॉल्व करते थे मतलब तुम? क्योंकि यार ज़्यादातर जो ड्रॉपर्स होते हैं या जो स्टूडेंट होते हैं, नीट एस्पिरेंट होते हैं, उनका यार फिजिक्स को जो फोबिया होता है, ठीक है, वो फिजिक्स से बहुत भागते हैं, जैसे मैं भी भागता था। तो यार तुम बताओ अपने बारे में तुम कैसे उसको हैंडल करते थे, ठीक है, और जो एनसीईआरटी को सबसे कैसे पहले फॉलो किए? सबसे पहले मुख्य बात, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले कि आखिरकार वो परीक्षा आपसे चाहती क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि आखिरकार पैटर्न क्या है, 2-3 सालों से किस प्रकार का पेपर आ रहा है। और यहाँ पे मैं संस्थान में था, तो यहाँ के प्रतिभाशाली जो हमारे मेंटर्स थे, उन्होंने हमें पहले ही क्लियर कर लिया था कि एनटीए जो है वो मुख्यतः आपका एनसीईआरटी पे कैसा पकड़ है, वो उसका जांच कर रहा है। और आपको एनसीईआरटी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसीलिए हमारे क्लासेस जो चलते थे, देखिए मैं डेली क्लासेस करता था, चाहे किसी भी टीचर की हो, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते थे। और अलग अलग सबकी मानसिकता है, कौन किस तरह से अपनी बात रखता है, तो मैं सभी टीचर्स की क्लास करता था। और यहाँ पे खासियत अच्छा बात यही था कि एनसीईआरटी की एक लाइन को डिकोड करके हमें समझाया जाता था। और घर पे आके तीनों में, फिजिक्स तो हो, आगे केमिस्ट्री तो हो, मतलब बायोलॉजी हो। एनसीईआरटी के अलावा कोई मॉड्यूल वॉड्यूल लगाते थे कि तुम एकदम नहीं नहीं, एनसीईआरटी स्टक थे तुम? एनसीईआरटी के पूर्ण रूप से एनसीईआरटी फोकस किया। फिजिक्स में हमारे सर क्लासेस में बहुत क्वेश्चन कराते थे, केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता था, रेगुलर टेस्ट होते थे, तो उनसे एक काफी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती थी और क्वेश्चंस मिल भी जाते थे। तो कहीं ना कहीं मैं अपने जूनियर्स को भी यही कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस मस्ट है। और प्रैक्टिस भी फालतू के सवालों की नहीं। जैसे अब किताबों का नाम नहीं लूंगा, पर अधिकतर मार्केट्स में जो किताबें मिल रही हैं, उसमें मतलब एनसीईआरटी का जो सरकमफ्रेंस है, कहीं ना कहीं उस घेरे के बाहर के भी सवाल रहते, तो उनको करके समय व्यर्थ करने का कोई औचित्य नहीं मतलब है। तुम ये कहना चाह रहे हो और जो तुम्हारे जूनियर्स हैं जो अभी नीट एस्पिरेंट हैं, नीट 2024 के लिए, तुम ये कहना चाह रहे हो कि यार मतलब कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे केमिस्ट्री हो गया, चाहे बायोलॉजी हो गया, चाहे फिजिक्स हो गया? हाँ। हाँ, पिछले 3 साल का यदि आप पेपर उठा के देखेंगे, तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर का हो। हमेशा 3 साल से यही हो रहा है कि एनसीईआरटी की लाइंस को ढाल बना के क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं और उन्हीं पे आपका पकड़ समझा देखा जा रहा है। असर्शन रीजन हो गया, फिर मल्टीपल जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन से वो यही जांचना चाह रहे हैं कि क्या आपको एनसीईआरटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और आपने क्या कई बार एनसीईआरटी को पढ़ा है। तो मुख्यतः इसी बात पे, इसी बिंदु पे फोकस कर रहा है एनटीए। और इस पे जो कैंडिडेट फोकस करेगा, वो 700 प्लस आराम से तो स्कोर करने में हो आदित्य, रहा है। अच्छा बताओ, जो अभी जो ड्रॉपर्स हैं, जो हमारे जिसका सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, या जो फ्रेशर हैं, या जिनका फोर्थ अटैम्प्ट हो चुका, ऑलरेडी हो चुका है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? मतलब कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, मतलब क्या तुम उनको कहना चाहोगे कि ये गलतियाँ, क्या गलतियाँ ना करें जो तुम पहले कर चुके थे या कर रहे थे, ठीक है, जो इस बार गलती तुमने नहीं किया, तो मतलब उनको क्या कहना चाहोगे तुम कि कैसे वो पढ़ें, ठीक है?
देखिए, चाहे लड़का फ्रेशर या ड्रॉपर, सबके लिए रणनीति अलग-अलग होती है। अब अगर आप 1 साल के ड्रॉपर हैं, आपके लिए अलग रणनीति है, 2 साल के, 3 साल की अलग रणनीति है। जो फ्रेशर होता है, वो कहीं न कहीं इसलिए मात खा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि 2 साल का समय पर्याप्त है, वो कवर कर लेगा। तो कहीं न कहीं पहले साल 11th में, फर्स्ट ईयर में वो ढीलापन वो अपनाता है और यहीं पे वो पीछे रह जाता है। देखिए, कॉम्पिटिशन का ज़माना है, 24 लाख बच्चे नीट का फॉर्म भर रहे हैं और उसमें से कई लोग 1 साल, 2 साल पढ़ के यदि दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका अप्रोच जो होगा और उनकी जो स्पीड होगी, जो प्रिसिजन होगा, वो आपसे कहीं न कहीं बेहतर होगा। तो आप फर्स्ट ईयर से ही सीरियस हो जाइए, अगर समय बचाना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर से सीरियस हो जाइए, शिक्षकों की बात को सुनिए, पैटर्न को देखिए और एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। और ड्रॉपर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए कोई 200 नंबर, 300 नंबर, 400 नंबर, 500 नंबर, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि कौन अपनी गलतियों को कितना जल्दी सुधारता है, महत्व तो ये रखता है। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले घर आके, नीट का पेपर यदि आप घर आके देख रहे हैं, तो एनालाइज कीजिए कहाँ मेरे गलती हो गई, या मेरी फिजिक्स पे कहीं मैं मात खा गया, केमिस्ट्री मेरी वीक है, या बायो मैंने एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं दिया, तो उसे एनालाइज कीजिए और फिर अगले साल की तैयारी उसी को मतलब बेस बना के चालू कीजिए। गलतियां कम कीजिए, सेलेक्ट जरूर होंगे। गलतियों पे ही हम कहीं ना कहीं टाल देते हैं, आलस के कारण या फिर किसी और कारण से हमें चीजें आती हैं। और सबसे पहले ये सोचिए ना कि आप भले कितने भी साल के ड्रॉपर हो, आपको यदि कक्षा में बैठना है तो यही सोच के बैठना है कि आप विद्यार्थी हैं, सीखने के लिए आए हैं। आपको चीज पढ़ चुके हैं, आती है, उससे मतलब नहीं है। बार बार पढ़ेंगे तो और आपका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा एग्जाम में वो कम होगा। तो आदित्य, अच्छा ये बताओ कि तुम फिजिक्स को कैसे पढ़ते थे, मतलब फिजिक्स को मतलब कैसे तुम सॉल्व करते थे, अटेम्प्ट करते थे? फिजिक्स जैसा कि अक्सर नीट के एस्पायरेंट्स का होता है, मेरी भी कमजोर थी। पिछले साल ना सेलेक्ट होने का कारण भी यही था। पर जैसा कि ये था कि जो गुरु मुझे मिले, माननीय शशिकांत राय सर, गुरुकुल पाठशाला के जो डायरेक्टर है, उस समय हमें फिजिक्स पढ़ाते थे और उनका ध्यान 2 चीजों पे रहता था। पहला एनसीईआरटी और दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का अलग से कोई हम लोग झंझट नहीं पाले थे, सर क्लास में ही काफी अपने एक्सपीरियंस का प्रयोग करके काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते। तो हम लोग का घर पे काम यही रहता था कि उनको दोबारा जाके करें और एनसीईआरटी रीड करें, और यही काम हम दोहराते रहे, हर दिन यही प्रक्रिया चलती रही। तो उससे फिजिक्स पे मतलब अच्छा कमांड बन गया था उससे। और केमिस्ट्री और बायो के लिए क्या कहोगे तुम, मतलब बच्चे जो है केमिस्ट्री, बायो के लिए और मैं फिजिक्स के लिए भी, तीनों के लिए यही कहना चाहूंगा। तो सबसे पहले अगर आप कोई मतलब स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन, सबसे पहले 1 हफ्ते खुद को सेक्लूट कीजिए, तीनों एनसीईआरटी महज रीड कीजिए और एक ढांचा बना लीजिए कि क्या क्या है एनसीईआरटी, और फिर एक एक टॉपिक पे मतलब ध्यान देना शुरू कीजिए। कहीं ये ना हो कि आप ऐसा हो या फिर आप वैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए परेशान है जो सिलेबस में ना हो, और वो छोड़ दे रहा है जो सिलेबस में है। ऑर्गेनिक हुआ, ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी मस्ट है। इनऑर्गेनिक हुआ, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना आप क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। और अब तो पेपर इस प्रकार का आ रहा है कि बहुत बारीकी से एनसीईआरटी के इन बिटवीन लाइंस बहुत क्वेश्चन रेज कर रहा है। तो मल्टीपल रीडिंग मस्ट है बायो और केमिस्ट्री के लिए। इसके लिए एग्जाम्पल्स पे फोकस कीजिए और बैक एक्सरसाइज। अच्छा ये बताओ कि बायो को जो एग्जाम के पहले तुम कितनी बार मल्टीपल टाइम पढ़ के गए थे तुम? मेरा ये था कि एनसीईआरटी में जैसे जब जब टेस्ट होते थे, हर हफ्ते हमारे टेस्ट होते थे और वीक में 2 बार डीटीएस होता था, डेली टेस्ट सीरीज, मतलब 1 चैप्टर के टेस्ट होते थे। तो हर टेस्ट के पहले मैं 1 बार वो चैप्टर रीड करता था। मैं कभी ऐसा नहीं हूं कि ऐसा लेके 1 बार मैं पूरा एनसीईआरटी रीड कर दिया, ऐसे मैं नहीं पढ़ता था, क्योंकि उससे मुझे लगता था वो इफिशिएंट वे नहीं है। एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पे आप फोकस कीजिए, तो उससे क्या होता है ना, आपको उतना डेटा सेटल होने के लिए ब्रेन में टाइम मिलता है। आप एक दिन बैठते हैं, आदमी सोचता है कि संडे को बैठूंगा पूरा एनसीईआरटी पढ़ जाऊंगा, तो आप पढ़ तो जाएंगे पर वो इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग नहीं है। किसी भी काम को अगर आपको इफेक्टिवली करना है तो उसको पहले मिनी टास्क में बांट लीजिए और धीरे धीरे एक एक टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन, मतलब सेंस ऑफ प्राउड भी होगा कि आपने एक काम कर लिया है। तो उससे क्या होता है, प्रेशर भी नहीं पड़ता है और इफिशिएंटली वो चीज आपके दिमाग में सेटल हो जाती है। थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़िए, हर दिन पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे एम्फेसिस कीजिए। जिस भी टेस्ट सीरीज को आपने ज्वाइन करके रखा है उसको देते रहिए, उसमें अपनी गलतियां एनालाइज करते रहिए, बस, और कोई तरीका नहीं। तो आदित्य इसे बताओ मतलब कि अभी घर का माहौल कैसा है, तुम कैसा फील कर रहे हो तुम इस समय? अब जैसे यही था कि अगर फ्रेशर लड़का एग्जाम निकालता है, खुशी तो होती है,
पर कहीं ना कहीं जब आपने इतना मतलब इतने वर्ष आपने हार और मतलब डिसअपॉइंटमेंट झेला है, तो उसके बाद यदि आप कुछ हासिल करते हैं तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। घर में, परिवार में मतलब बहुत खुशी का माहौल है, पूरे परिवार का सपोर्ट था, सब लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे तैयारी करने का मौका मिला, तो सबके मतलब सब कोई बहुत खुश है। और यही कहना चाहूंगा कि काफी माता पिता और गुरुओं ने काफी अच्छा मार्गदर्शन किया, और उसी का परिणाम है कि मैं आपके सामने बैठा। अच्छा आदित्य, ये बताओ कि जो यार जो बच्चे ड्रॉप आउट ले लिए हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है, ठीक है, जो फोर्थ, जैसे तुम्हारा फोर्थ अटैम्प्ट था, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फिफ्थ अटैम्प्ट है यार, वो इस बार सोच रहे होंगे कि यार उनको ड्रॉप लें या कोई कोर्स ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो यार तुम मतलब कि क्या थोड़ा मतलब कि कुछ वर्ड में क्या कहना चाहोगे, उनको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम यही कहूंगा, देखिए मेरा मानना है कि दुनिया में कोई काम बेकार नहीं है, कोई कोर्स बेकार नहीं है। यदि आपका इंटरेस्ट है मेडिकल में, और मान लीजिए आपका फिफ्थ अटेम्प्ट था, मान लीजिए किसी लड़के का फिफ्थ अटेम्प्ट था, उसके 400 नंबर आए, पर यदि उसके अंदर ललक है, उसने ठान रखा है कि डॉक्टर बनना है, तो मार्क्स बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। हाँ, कहीं ना कहीं वो आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ मैं 580 तक पहुंच गया हूँ, तो थोड़ा सा और पुश करना है। पर यदि आप 400 अंक भी पा रहे हैं अपने 5वें अटेम्प्ट में भी, और आपके अंदर जिज्ञासा है, ललक है, मेहनत करने की इच्छा शक्ति है, तो वो बहुत बड़ा कोई कठिन कार्य नहीं है। और यदि आप तैयारी नहीं करना चाहते हैं और आपके 600 अंक हैं और आप जानबूझ के तैयारी में उतरते हैं, तो वो कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है, वो ज्यादा खतरे का खेल है। तो इसके मतलब इन प्रेफरेंस अगर आप कोई और कोर्स ऑप्ट करें, तो अगर यदि आपने तैयारी की है, मेहनत की है, तो किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, वहां पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आदित्य, तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो मतलब अपकमिंग जो जूनियर्स तुम्हारे आने वाले हैं, जो नीट एस्पिरेंट है, तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो जो है, चाहे फिजिक्स हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, चाहे बायोलॉजी हो गया, उसमें सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़े, मतलब एनसीईआरटी के बियॉन्ड ना जाएं, ठीक है, उसी चीज़ को जो है बार बार रिपीट करें, ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद जो है एमसीक्यू सॉल्व करें। तुम ये कहना बेसिकली ये तुम ये कहना चाह रहे हो, और जो नंबर ऑफ टाइम्स मॉक टेस्ट दें वो। जी जी अच्छा ये बताओ जी। आदित्य, जो लास्ट टाइम में जो मतलब कि जब तुम्हारा एग्जाम होने वाला था, उसके 1 मंथ पहले जो है तुमने कितना मॉक टेस्ट दिया था, और तुम्हारे कितने मार्क्स आए जैसे थे? मैंने कोई अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, जिस संस्थान में था वहां पे डेली टेस्ट होते थे, और हमारा मतलब एग्जाम के 2 महीने पहले से डेली टेस्ट हो रहे थे। फिजिक्स के अलग टेस्ट होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब हमारे क्लास में जो बच्चे थे उनके फिजिक्स की वजह से उनका सिलेक्शन रुका था, तो जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने इस बात पे ध्यान रखते हुए मेरे भी डेली फिजिक्स से टेस्ट रुक गया फिजिक्स था। के अलग से, हाँ, वही फिजिक्स पे ध्यान देते हुए काफी उस पे फोकस किया, और फिजिक्स के अलग टेस्ट होते थे। अंत में कहीं करीबन हम लोगों ने 100 प्लस टेस्ट, तो थ्रू आउट ईयर तो 200 प्लस टेस्ट दिए होंगे। अंतिम के महीने में हमने 2 महीने में हमने 50 प्लस टेस्ट दिए थे। 50 प्लस 50 टेस्ट, फुल प्लस सिलेबस, फुल लेंथ टेस्ट थे इसीलिए हमारे। फोड़ दिया तुमने। और हाँ जी, तो सारे टेस्ट हम अटेम्प्ट करते थे, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता था हर टेस्ट से, अच्छा और आदित्य, ये बताओ जो लास्ट गलतियां मतलब होती थी लास्ट टाइम में तुम्हारे मतलब कि लास्ट टाइम में आपका स्कोर कितना था, कितना गेन कर रहे थे तुम उसमें अपने टेस्ट में? देखिए, जो टेस्ट का पैटर्न होता है, पैटर्न कभी एग्जाम टेस्ट में कभी हार्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं कभी भी स्कोर पे फोकस नहीं करता। मैं बस अपने जो उस पूरी टेस्ट सीरीज में अपनी रैंकिंग पे ही मेरा ध्यान रहता था। मुझे ये मतलब नहीं कि मेरे 400 नंबर आ रहे हैं, 500 नंबर आ रहे हैं। अगर 500 नंबर आ रहे हैं और मैं अगर रैंक मेरी टॉप 3 के अंदर है, तो मेरी तैयारी सही चल रही है, क्योंकि हार्ड पेपर बना है, सबके लिए बना है, फिर भी कट तुम्हारे ऑफ भी उसी तुम्हारे तरह मार्क्स से कितने आ रहे फ्लक्चुएट थे, करेगा। मतलब कि लास्ट टाइम में तुम्हारे मार्क्स नहीं आ हाँ, रहे थे, फिर भी अगर मतलब हाँ, तो लगभग मैं 630 640 कह रहा हूँ, स्कोर कर रहा था मैं मतलब अपने तुमने जो टेस्ट में लास्ट जो है मॉक लास्ट टाइम टेस्ट। में जो तुम्हारा एवरेज मार्क्स जो था वो 630 और हाँ, 640 का राउंड था, लेकिन 630, फिर भी हाँ, तुमने 630। तुमने नीट को फोड़ डाला, 686 मार्क्स लाया, हाँ? हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसा नहीं था कि बच्चों की का मनोबल बढ़ाने के लिए पेपर बनाया जाता था, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच था पेपर सेट करने का, कि गलतियां यहाँ हो जितनी हो जाए वहां नहीं होनी चाहिए, तो उसका काफी फायदा मिला। गलतियों पे हार्ड क्वेश्चन, जो मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, काफी को पेपर में डाले जाते थे मॉक टेस्ट में। नीट का पेपर उसकी तुलना में काफी आसान लगा, जो यहाँ के मॉक टेस्ट बनते थे, और उसका काफी फायदा मिला। वहां पे वो प्रेशर नहीं था, सारा प्रेशर में झेल चुके थे, तो वहां पे एक काम अनुकूल अप्रोच था टेस्ट से। तो कांग्रेचुलेसन आदित्य वंस मोर। यार होप कि इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगी, और अगर आपके काफ़ी सारे ड्रॉप्स हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, या आप फ्रेशर हैं, ठीक है यार, तो हरासने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिसपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यार जैसे कि मैं भी हूँ यार, मेरा भी फिफ्थ अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, जैसे कि तुम सामने देख रहे हो आदित्य, इनका भी जो है फोर्थ अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, वो भी जो है इतने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं उन्होंने। तो यार अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और
मन से पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं ये लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर तुम लगन से पढ़ रहे हो, मन से पढ़ रहे हो, डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, तो यार देखो सिलेक्शन होगा, ठीक है। इससे आपको जो है डिमोटिवेट होने की कोई नीड नहीं है यार कि मेरा जो है फोर्थ अटैम्प है, थर्ड अटैम्प है, ठीक है। तो एट लास्ट में अगर तुम लगे हो, फिर से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो एट लास्ट में तुम्हारा सिलेक्शन होगा, जैसे कि तुम्हारे सामने एग्जाम्पल खुद आदित्य सिंह है, ठीक है। होप यू आर, तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बस इतना।